हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में। चैप्टर 2 पे थे हम लोग। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 की इस 40 सालों में क्या क्या चीज़ें हुई, प्लानिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। सो लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो तीसरा मेजर लिया गया था, लैंड सीलिंग, उसको हम इस लेक्चर में पर्टिकुलरली देखने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Here we have the 4 components of land reforms, abolition of intermediaries हमने पहले ही पढ़ रखा है। टीनेंसी रिफॉर्म्स भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आपने अगर इन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले इन 2 वीडियोस को जाके देखें, देन यू शुड मूव ऑन टू दिस वीडियो। लैंड सेलिंग क्या होता है, क्यों लगाना पड़ा था, एंड लैंड सेलिंग लगाने के बाद क्या असर पड़ता है, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ लैंड सेलिंग। इन तीनों सवाल के आंसर इस लेक्चर में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो what was land selling, what do we mean by land selling? So land selling on agriculture land, अगर कृषि भूमि पर लैंड सेलिंग लगाई जाती है, दैट मीन्स कि हमने किसी इंडिविजुअल द्वारा होल्ड की जाने वाली लैंड की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया है। दैट मीन्स कि अब एक इंडिविजुअल, लेट सपोज कि हमने लिमिट लगा दी 30 एकड़ की, यानी कि अब एक इंडिविजुअल 30 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड होल्ड नहीं कर सकता। अगर उसके पास उससे ज़्यादा लैंड है, लेट सपोज कि अगर 30 एकड़ की हमने सीलिंग लगाई है, सीलिंग मीन्स कि हमने छत लगा दिया ऊपर, छत मीन्स कि अब इससे ऊपर आगे नहीं जा सकता। दैट मीन्स कि अगर हमने सीलिंग लगा दी, अगर हमने लिमिट फिक्स कर दी, स्पेसिफाई कर दी कि अब 30 एकड़ से ज़्यादा कोई भी इंडिविजुअल एग्रीकल्चर लैंड होल्ड नहीं कर सकता, तो क्या होगा? अगर किसी इंडिविजुअल के पास 30 एकड़ से ज़्यादा लैंड है, लेट सपोज कि उसके पास 80 एकड़ लैंड है, लेट सपोज कि उसके पास 80 एकड़ लैंड है, तो क्या होगा? बियॉन्ड दैट लिमिट कि हमने जो लिमिट सेट करी है 30 एकड़ की, उसके बियॉन्ड अगर उसके पास लैंड है तो ऑल दैट लैंड विल बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। वो सारी लैंड सरकार एक्वायर कर लेगी एंड देन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमॉन्ग द लैंडलेस लेबर। सो सपोज इसके पास अगर 80 एकड़ की लैंड है एंड हमने फिक्सिंग करी है 30 एकड़ की, हमने जो सीलिंग लगाई है वो 30 एकड़ की है, यानी कि देश में हर एक आदमी के पास 30 एकड़ से ज़्यादा, हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक व्यक्ति के पास 30 एकड़ से ज़्यादा की लैंड नहीं हो सकती। 30 एकड़ इज़ द मैक्सिमम लिमिट, उससे कम हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, 30 एकड़ से ज़्यादा नहीं। तो अगर 30 एकड़ से ज़्यादा इसके पास है, लेट सपोज 80 एकड़ है, तो उसके अलावा इसके पास यानी कि 25 एकड़ फिजूल का लैंड है, तो इसको सरकार एक्वायर कर लेगी एंड देन सरकार क्या करेगी? इसको लैंडलेस लेबर्स में या जो छोटे किसान होते थे उनमें बांट दिया जाता था। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मीन्स कि हमने मैक्सिमम लिमिट तय कर दी एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करने की किसी इंडिविजुअल की। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक लिमिट तय हो गई, एक लेजिस्लेशन पास हो गया 1961-62 के दौरान कि आप अब से हर एक इंडिविजुअल एंड हर एक स्टेट्स ने अपने अपने अकॉर्डिंगली करा था। स्टेट्स टू स्टेट्स ये जो लिमिट थी वो वैरी करती थी, कहीं पे 27 एकड़ होता था, कहीं पे 25 एकड़ होता था। तो लेट सपोज कि किसी स्टेट ने, लेट सपोज कि पंजाब ने 25 एकड़ लैंड की लिमिट लगा दी है, तो पंजाब में जितने भी इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स हैं वो अब 25 एकड़ से ज़्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकते। अगर उनके पास 25 एकड़ से ज़्यादा की लैंड है, एग्जिस्टिंग लैंड मतलब जो पहले से उनकी लैंड थी, उसमें से अगर 25 एकड़ से ज़्यादा की लैंड है उनके पास, तो उन सारी लैंड्स को सरकार कॉन्फिस्केट कर लेगी, एक्वायर कर लेगी एंड देन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लैंडलेस लेबर्स। अब लैंड सेलिंग जो लगाई गई तो वो 2 तरीकों से लगाई गई। एक तो सबसे पहला था कि एग्जिस्टिंग लैंड होल्डिंग पे, लाइक जिनके पास पहले से लैंड थी उन पे लगाया गया सेलिंग कि भाई आपके पास पहले से लैंड थी 100 एकड़ की, हमने लगा दिया कि आप आपके पास पहले से लैंड होल्डिंग थी 100 एकड़ की, हमने लगा दिया कि आज से आप 40 एकड़, इस राज्य में आज से कोई भी आदमी 40 एकड़ से ज़्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकता। तो इस भाई साहब के पास जितनी 60 एकड़ की फिजूल ज़मीनें हैं वो सारी की सारी ज़मीनें सरकार होल्ड कर लेगी। ये तो एग्जिस्टिंग लैंड होल्डिंग पे थी कि पहले जिनके पास लैंड था उस पर भी लिमिट लगा दी गई एंड फर्दर जो लैंड का एक्विजिशन होता था उस पर भी लिमिट लगाई गई, यानी कि जो आप खरीदेंगे लैंड उस पर भी लिमिट लगा दी गई कि आप अप टू अ सर्टेन लिमिट, उससे ज़्यादा आप लैंड नहीं खरीद सकते। दैट मीन्स कि एग्जिस्टिंग लैंड होल्डिंग पे तो सीलिंग लगाई ही गई है। दैट मीन्स कि अगर किसी के पास पहले से लैंड है उस पर तो सीलिंग लगाई गई है एंड उसके अलावा जो एक्विजिशन होगा, जो खरीदी की जाएगी लैंड की, उस पर भी सीलिंग लगाई गई है कि आप अप टू अ सर्टेन अमाउंट उससे ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकते। लाइक हमने सीलिंग लगा दी कि 20 एकड़, तो 20 एकड़ से ज़्यादा की लैंड, सपोज कि बिहार ने लेजिस्लेशन पास करा कि 20 एकड़ से ज़्यादा की लैंड एक्विजिशन नहीं करी जाएगी, उससे ज़्यादा का एक्विजिशन हो रहा है तो सरकार उसको कॉन्फिस्केट कर लेगी, उस लैंड को सरकार अपने नियंत्रण में ले लेगी। तो 20 एकड़ से ज़्यादा की लैंड की डील नहीं हो सकती है उस राज्य में। सो दैट वाज बेसिकली सीलिंग ऑन एग्जिस्टिंग लैंड होल्डिंग। पहले से जिनके पास है उस पर भी लैंड होल्डिंग लगाएगी कि आप अप टू अ सर्टेन लिमिट आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, आपके पास अगर है तो हमें दे दो। एंड एक्विजिशन पे भी कि आप इससे ज़्यादा खरीद भी नहीं सकते, अगर खरीदोगे तो सरकार कब्जे में ले लेगी।
सो दैट वॉज लैंड सीलिंग फॉर यू। अब ये समझते हैं कि लैंड सीलिंग की ज़रूरत क्या आन पड़ी थी। वाई वॉज लैंड सीलिंग नेसेसरी? सो लैंड सीलिंग इसलिए ज़रूरी था कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो चुकी थी। एग्रीकल्चर में जो इनकम गैप था फार्मर्स एंड ज़मींदार के बीच में, ये स्मॉल फार्मर्स, पीजेंट और ज़मींदार के बीच में बहुत ज़्यादा था। ज़मींदार भाई साहब 200 एकड़ की ज़मीनें होल्ड करे हुए हैं, एंड जो पीजेंट्स हैं, बहुत सारे पीजेंट्स तो लैंडलेस होते थे। बहुत सारे पीजेंट्स के पास छोटी छोटी ज़मीनें, 1 एकड़ की, 4 एकड़ की, 3 एकड़ की। तो ये जो गैप था उसको ब्रिज करने के लिए ये ज़रूरी था कि हम कहीं से लैंड लेंगे, अमीरों से लैंड लेंगे और गरीबों में बांटेंगे, यानी कि ज़मींदारों से लैंड लेंगे और गरीबों में बांटेंगे। क्योंकि लैंड तो हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, हम तो ऐसा नहीं कि लैंड का प्रोटेक्शन कर सकते कि अगर गरीबों को लैंड चाहिए तो लैंड प्रोड्यूस कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि हम एक्सपेंशन ना करें, किसी दूसरे देश पे आक्रमण ना करें। तो ऐसा तो हम करने जा नहीं रहे थे। तो हमारे पास जितनी भी एग्जिस्टिंग लैंड रिसोर्सेज थी उनको अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था तो वो कैसे होता, जिनके पास ज़्यादा है उनसे छीन के दे दो। सो दैट वॉज, इसीलिए लैंड सीलिंग लगाया गया कि हम, जैसे मान लीजिए इनके पास 200 एकड़ की ज़मीनें हैं, विच वॉज नॉट नेसेसरी कि उनके पास उतनी ज़मीनें रहें, तो क्या करते थे, इस पर सीलिंग लगा दी हमने 30 एकड़ की। तो अब जितनी ज़मीनें बची 170 एकड़ इनसे छीन ली जाएगी एंड वो लैंडलेस लेबर्स में बांट दी जाएगी सरकार के द्वारा। सो लेजिस्लेशन पास किया जाता है 1961-62 के दौरान, एंड फिर उसको यूनिफॉर्मिटी के लिए अमेंड भी करा जाता है। 1972 में एक नई पॉलिसी आती है। ये सब आपको उतनी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझ लें कि लेजिस्लेशन जो आया था वो 1961-62 के दौरान आया था। लैंड सीलिंग क्यों लाया गया था? इक्विटी इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर में। देन ऐसा माना गया था, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के इस बात पे मत थे कि अगर लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इवन कर दे तो सबके पास कुछ ना कुछ लैंड होगा, हर एक के पास 5 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ करीब लैंड होगा। तो क्या होगा, वो सारे के सारे स्मॉल फार्म्स में बढ़ जाएंगे। तो स्मॉल फार्म्स को मैनेज करना ना बहुत आसान है। तो फार्म्स के एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए भी हमें ये चाहिए कि हम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करें ज़मींदारों से लेके। दैट मीन्स कि जो 200 एकड़ की लैंड है उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 30 एकड़ की लैंड या 20 एकड़ की लैंड, 15 एकड़ की लैंड, उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब ये 200, 300, 400 एकड़ की लैंड, उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा रिसोर्स लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द लैंड वॉज अनदर पर्पस। उसके बाद जो तीसरा पर्पस था दैट वाज टू इनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग। होगा क्या, जब हर एक किसान के पास कुछ ना कुछ जमीन होगी, लाइक 15 एकड़ या 10 एकड़ या 20 एकड़, 25 एकड़, तो क्या होगा कि हर एक किसान के पास कुछ ना कुछ जमीन है। उससे क्या होगा कि हर एक किसान एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग का कल्चर बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि हर एक किसान एक दूसरे के मदद में आएंगे। यहाँ भाई किसी के पास 200 एकड़ की जमीन है, उसको उस आदमी से मदद लेने की कोई जरूरत ही नहीं है जिसके पास 2 एकड़ की जमीन है, बिकॉज ये जो गैप था बहुत ज़्यादा हाई था, तो इसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हर एक के पास एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा तो क्या होगा, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी एंड लोगों में कोऑपरेटिव फार्मिंग की जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग कैन यील्ड द मैक्सिमम रिजल्ट। की कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो प्रोडक्टिविटी हो सकती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो 3 मोटिव्स थे। पहला इक्विटी, आप हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान में रखें, देन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स, देन टू इनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग। नाउ कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या था, लेजिस्लेशन चैलेंज किया जाता है बहुत लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। उस समय तो हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट्स में तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी लैंडलॉर्ड्स पहुंच जाते हैं कि भाई ये तो सरासर बेईमानी है, हमारे पास अगर ज़्यादा लैंड है तो हम तो आपको कह ही रहे हैं कि हम ही अपने लैंड पे खुद खेती कर रहे हैं, अब आपने हमें बेदखल कर दिया बिना हमसे पूछे, तो दैट वाज नॉट फेयर। लेकिन इसमें यह भी बात थी कि लैंड सीलिंग में कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकती। अगर आप कोर्ट में अपील करने जा रहा है तो बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कुछ उससे सब्सटैंशियल रिजल्ट निकल के नहीं आना था। कोर्ट ने पहले ही कर लिया था कि हम ये तो फंडामेंटल राइट्स अपना ही नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं एंड हम जो ये कर रहे हैं वो तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कर रहा है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, सबका ग्रोथ हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। नाउ जमींदार तब क्या करने लगे, जब लैंड सीलिंग लगा दी गई, लेट सपोज कि लैंड सीलिंग लगा दी गई है 30 एकड़ की, एंड अगेन आई एम टेलिंग कि हर एक स्टेट्स में अलग अलग टाइप की जो पैरामीटर्स से अलग अलग टाइप के सेट करे गए थे। किसी स्टेट में 25 एकड़ की सीलिंग लगाई गई थी, किसी स्टेट में 27 एकड़ की लगाई गई थी। सो डेटा वेराइड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो मान लेते हैं किसी स्टेट में 30 एकड़ की लैंड सीलिंग लगा दी गई, तो क्या होगा, किसी जमींदार भाई साहब के पास मान लेते हैं कि 150 एकड़ लैंड है, तो अब उनके पास इंडिविजुअली 150 एकड़ लैंड है, तो वो क्या करेंगे, अब 120 एकड़ जो उनके पास फजूल लैंड है वो तो सरकार कॉन्फिस्केट कर लेगी। तो वो भाई साहब क्या करने लगे थे, वो 120 एकड़ की लैंड वो अपने पास ना रखिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने सर्वेंट्स को, अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करने लगे थे। लाइक वो अपने उनके मामा है उनको 30 एकड़ दे देंगे, फिर उनके एक पुराने चाचा है उनको 30 एकड़ दे देते, फिर उनका एक चचेरा भाई है उनको 30 एकड़ दे देते, फिर उनके एक
फुफेड़े नाना है उनको 30 एकड़ दे देते। सो दैट वाज, ऐसे करके वो अपनी जो ज़मीनें होती थी, फिजूल की ज़मीनें, लाइक जो लैंड सीलिंग से जो एक्सीड करने वाली ज़मीनें होती थी, लाइक यहाँ 150 एकड़ है और 30 एकड़ की सीलिंग लगाई गई है, तो 120 एकड़ की जो ज़मीन है उसको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने रिलेटिव्स के बीच, अपने रिलेटिव्स और अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के नाम पे रजिस्टर कर लेते थे, ताकि ज़मीन एक्चुअली उन्हीं के पास रहे। देखिए, बस मालिकाना हक बदल रहा है, लेकिन मालिक तो वही है, ज़मींदार साहब ही है, क्योंकि उनके मामा के पास भी है या चाचा के पास भी है, तो दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली तो मालिकाना हक उन्हीं का। सो जमींदार्स गॉट द लैंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू इवेट फ्रॉम द लैंड सीलिंग। इस लैंड सीलिंग से बचने के लिए जमींदार्स ने बहुत ही ज़्यादा कुटिल चालों का उपयोग किया। उसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स के नाम पे ज़मीनों को रजिस्टर करने लगे, ताकि वो कहते कि हमारे पास तो उतनी ही लैंड है जितना आपने कहा है, 30 एकड़ ही है, बाकी हमारे मामा चाचा के पास है या नाना के पास है। सो दैट वॉज अ कंक्लूजन। अगेन वेस्ट बंगाल एंड केरला में इसको बहुत ही रेगुलरसली पास किया गया एंड बहुत ही इंटेंसली इसको इम्प्लीमेंट भी करा जाता, बिकॉज दे वर द स्टेट्स बीइंग रूल्ड बाय द लेफ्ट पार्टीज़। एंड मैंने पहले भी बताया था कि वो लोग कृषि के प्रति या एग्रीकल्चर के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली रिएक्टिव होते हैं। सो वो लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो दैट वॉज द कंक्लूजन, दैट वॉज द नीड। हमने ये भी पढ़ा कि लैंड सेलिंग की ज़रूरत क्या थी, लैंड सेलिंग किस तरीके से करा जाता है, एग्जिस्टिंग लैंड होल्डिंग पे भी करा गया, एक्विजिशन पे भी करा गया, लैंड सेलिंग में क्या क्या चीज़ें कही गई थी, लैंड सेलिंग क्यों ज़रूरी था, एंड लास्ट में कंक्लूजन भी देखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू हैव एंजॉयड इट, होप यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।